उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है, सीधे लिए चलते हैं कार्यवाही की ओर। सर भी बदतर स्थिति में है। राज्य के 1898 स्कूल में भौतिक विज्ञान, 1912 स्कूलों में रसायन विभाग विज्ञान की प्रयोगशालाओं की सुविधा तक नहीं है। हम कहते हैं कि हम इस देश के बच्चे वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे माननीय अध्यक्ष जी, जब सुविधाएं नहीं होंगी। अब जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारी हैं, उनको तो कुछ के बारे में चर्चा करना ही व्यर्थ है माननीय अध्यक्ष जी। और पहाड़ के ज्यादातर स्कूलों में एक अध्यापक कार्यरत हैं, उनको और भी काम विभागीय कार्य भी सौंप दिए जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। 2009 से राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून बना, अधिनियम बना, जो प्रदेश में 25% जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स में हैं, वहां पर एक कोटा निर्धारित किया गया है कि 50% सीटें गरीब बच्चों को दी जाएंगी। लेकिन शुरुआती दौर में योजना बहुत अच्छी लगी। अब हो क्या रहा है माननीय, कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती है, और ऐसे बच्चे जो जिनके अभिभावक पहुंच वाले हैं, जो संपन्न है, वो गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनाकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। इसकी भी जांच होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। काय का हो रहा है साहब है काय के? मैंने कहा ना, जो 25 पब्लिक स्कूलों में जो हमारा शिक्षा के अधिकार के तहत राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है, उसमें जो हमारे रसूखदार लोग हैं, अच्छा ठीक है, वो लोग फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चों को प्रवेश दिला रहे हैं, जिससे कि उनका जो हमारे जिनके लिए व्यवस्था की गई है, वो उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, शासन और विभाग में समन्वय का भी न होना एक बहुत बड़ा कारण है। सारे निर्णय निदेशालय से नहीं होते हैं, सारे निर्णय तो शासन से होते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि हजारों करोड़ का बजट का प्रावधान हर वर्ष होता है माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन आखिर ढाक के वही 3 बात। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी संदर्भ में माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो बीटीसी डीएलएड हमारे जो बच्चे हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, 2022 की नियमावली के अंतर्गत हमने प्राथमिक विद्यालयों में उनकी का समायोजन किया था 2012 में। डीएलएड और बीटीसी प्रवेश परीक्षा जो पास कर चुके हैं, उनको हमने समायोजन किया था 2012 में, लेकिन 2019 में उनको समायोजन से हटा दिया गया माननीय अध्यक्ष जी। और माननीय अध्यक्ष जी, अब इस भर्ती में भी खेल हो रहा है माननीय जी। उत्तर प्रदेश के जो हमारे जिन्होंने वहां से डीएलएड किया है, उनको अवसर मिल रहा माननीय अध्यक्ष जी। वो यहाँ के भी मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में वो डिप्लोमा लेकर आ रहे हैं, यहाँ उनको रोजगार मिल जा रहा है। उत्तर प्रदेश से नौजवानों को भी रोजगार मिल रहा है। और ये भी प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी कि अगर सभी मूल उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, कैसे नहीं यूपी से डीएलएड का प्रमाण पत्र मिल गया माननीय अध्यक्ष जी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसकी जांच तो होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा हमने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, एकल विद्यालय चल रहे हैं, तो क्यों नहीं है डीएलएड के छात्र जो उन्होंने डीएलएड किया, जो पात्रता निर्धारित है, उसको उन्होंने उसके आधार पर उनको क्यों नहीं नियुक्ति मिलनी चाहिए? मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि
इसमें विशेष ध्यान दें। और मैं आपके अवलंबित लोक महत्व के प्रश्न पर जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं चाहता हूं कि इसमें विस्तृत चर्चा हो। माननीय अध्यक्षा जी, 310 के कार्य स्थगन को आपने नियम 58 में सुनने का निर्देश दिया है और इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष ने बड़े विस्तार से हर बात को कहा है। इन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, आज सदन ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के चिंतित है कि पर्वतीय क्षेत्र से लगातार पलायन हो रहा है और पलायन के जो मुख्य कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उचित नहीं है और इसके साथ साथ अभी नियम 58 में आपने जो जंगली जानवरों के परिप्रेक्ष्य में हमारे साथियों ने अपनी बात कही, वो 3 कारण बड़े प्रमुख हैं और मैं समझता हूं कि सरकार का दायित्व बनता है कि यदि आप प्रदेश के नौनिहालों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो उत्तराखंड और देश के साथ कदम ताल करने का काम करें, तो निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो जंगली जानवरों का आतंक है, इससे निजात दिलाने का काम करें। तभी जो है पलायन भी रुकेगा और राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करने में अपने आप को जो है सक्षम बना पाएंगे। शिक्षा का अधिकार केंद्र की सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने का काम किया है, लेकिन उस शिक्षा का अधिकार कानून तो है, लेकिन उसके अनुरूप निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है और उसकी वजह है, उसका कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र में खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, अध्यापकों की कमी, जिसका उल्लेख अभी नेता प्रतिपक्ष ने किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो हालत है, जो स्थिति है, यदि विद्यालयों में अध्यापक नहीं होंगे तो हम कैसे अपने बच्चों का भविष्य जो है संरक्षित करने का काम कर पाएंगे। हालात बद से बदतर है और जो आंकड़े सरकार ने हमको उपलब्ध कराए हैं, जब इन आंकड़ों पर हम नजर दौड़ाते हैं तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र में खास तौर पर जो है शिक्षा देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। एक बात बड़े जोर शोर से उठती है कि पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों की कमी की वजह से विद्यालय बंद हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बच्चों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि शिक्षा की सही व्यवस्था ना होने की वजह से विद्यालय बंद हो रहे हैं। आज हालत ये है, जहां पर अगर पर्वतीय क्षेत्र में 2 टीचर हैं तो वो भी जो है कहते हैं कि 15 दिन एक आएगा, 15 दिन दूसरा आएगा। वो दोनों भी जो है स्कूल में उपस्थित नहीं रहते एक साथ, तो बच्चों का पलायन तो होगा ही। आज की तारीख में प्रत्येक अभिभावक ये चाहता है कि उसके बच्चे को उचित शिक्षा मिले और उचित शिक्षा के लिए जब अध्यापक नहीं होगा तो अभिभावक के पास इसके सिवाय दूसरा क्या चारा है कि वो अपने बच्चे को उस विद्यालय से निकाल करके जो पर्वतीय क्षेत्र में छोटे छोटे कस्बे हैं, जहां पर प्राइवेट स्कूल्स जो है संचालित हो रहे हैं, वहां पर आकर के वो शिक्षा दिलाने का काम कर रहा है।
तो ये कमी किसकी है? ये कमी तो निश्चित रूप से सरकार की है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र में खास तौर से जो है अध्यापक देने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। और कई जगह तो हालत यह है कि विद्यालय भवन नहीं है। उन विद्यालय भवन के अभाव में कैसे शिक्षा होगी? जहां कहीं विद्यालय भवन है उसमें पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहां पर शौचालय की कई विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है। जो आधारभूत जो ढांचा है जब वो विद्यमान नहीं होगा तो कैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो है पर्वतीय क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में हम बच्चों के भविष्य को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र में जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम करे और उसके साथ साथ अध्यापकों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराने का काम करे और उसके साथ ये भी देखने का काम करे कि अध्यापक किस तरीके से विद्यालय में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आज स्वाभाविक बात है, हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा जो है जब विद्यालय में प्रवेश करे तो तमाम सब्जेक्टों के साथ साथ वो चाहता है कि अंग्रेजी की शिक्षा भी हमको उपलब्ध हो, क्योंकि आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति देखते हैं और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का प्रचलन हो रहा है तो स्वाभाविक बात है पर्वतीय क्षेत्र का या गरीब व्यक्ति भी चाहेगा कि उसका बच्चा कक्षा 1 से इंग्लिश पढ़े और वो अंग्रेजी में जो है वो पूरे प्रदेश और देश के साथ चलने का काम करे। लेकिन स्थिति नहीं है, ये कटु सत्य है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि साहब बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। कल मंत्री जी एक प्रश्न के जवाब में कह रहे थे कि हम क्लस्टर योजना बनाने का काम कर रहे हैं। अरे आपकी वो क्लस्टर योजना जब तक जमीन पर आएगी, जब तक आप इसको समुचित ढांचा देने का काम करेंगे, तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा, तब तक तो बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में हो चुका होगा। आखिर सरकार चेतेगी तो कब चेतेगी, जागेगी तो कब जागेगी, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि शिक्षा विभाग का जो बजट है वो लगभग 8,000 करोड़ है। अब 8,000 करोड़ का बजट और शिक्षा व्यवस्था शून्य अगर हो तो फिर कैसे चलेगा? अभी मंत्री जी जब जवाब देंगे तो हर चीज कहेंगे कि सदन को जो है इस पर भी ताली बजानी चाहिए कि हमने ये कर दिया, इस पर भी ताली बजानी चाहिए कि हमने ये कर दिया। इससे बात बनने वाली नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, कुछ जो है पर्वतीय क्षेत्र के बारे में सोचिए। वहां का पलायन अगर आप रोकना चाहते हैं तो शिक्षा पर बल देने का काम आप कीजिए, और अगर आप शिक्षा पर बल नहीं दे पाएंगे तो इस पलायन को रोका नहीं जा सकता है। आप एक छोड़ो 10 पलायन आयोग बना लो, तब भी आप पलायन रोक नहीं सकते। मैं तो आज सुबह व्यवस्था के प्रश्न में मैंने माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त किया था कि भाई मैं बहुत जो हूँ क्या नाम आज अभिभूत भी हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि कल हमने जो है यहाँ पर कल और परसों 2 दिन हमने जो है स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही तो मंत्री जी ने मेरी विधानसभा में एक मुश्त जो है 50 ANM भेज दी। अध्यक्षा जी, गंभीर विषय है। जहां एक और हमको खुशी है वहीं दूसरी ओर हमको ये भी तो सोचना है कि जो बात हम कल और परसों इस सदन के अंदर कह रहे थे उसमें सत्यता थी, और आज तो मंत्री जी ने उस पर मोहर लगाने का काम किया कि मैंने सब जगह भेज दी। इससे पहले नहीं भेजी थी कि मैंने तो सब जहां जहां कमी थी वहां सब जगह भेजी। ये आपके जमाने से खाली थे, अब भेजिए। नहीं, हमारे जमाने से देखिए, सुनिए, अब आप दूसरा टर्म है, नहीं अब दूसरा टर्म है। अब आप बार बार ये मत के आपके जमाने में से अगर अब मैं सुन लूंगा। हमारे जमाने में अगर कमी रही तभी आप उधर हैं।
माफ करना, हर बार जो है भाई साहब तभी तो भर भी रहे हैं पद। नहीं, अब हर बार जो है ये कहना कि पहले कुछ नहीं हुआ, तो आप तो कह देंगे, आपको तो कहने में देरी नहीं लगेगी कि देश भी हमने ही आजाद कराए, अभी आजाद हुआ है। अरे भाई, कुछ तो जब देश आजाद हुआ तो धीरे धीरे चीजें होती है, विकास एक साथ नहीं होता है। अगर हम विकास की बात करें तो हम ये सोचे कि हम सीधे चांद पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते, उसमें समय लगेगा। और आज मैं अगर प्रश्न कर लूं कि आपकी तीसरे टर्म की सरकार है केंद्र में, तो चांद तक आज हम क्यों नहीं पहुंचे? ये कहना बड़ा आसान होता है कि आपने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ किया। अगर सब कुछ आप ही ने किया है और आपकी प्रदेश में सरकार आए हुए कितना समय हुआ, उससे उसी समय हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था। आप जिम्मेदारी जो है लीजिए, कहिए इस बात को। ये कह करके एक दूसरे पर थोपने की बात हम कहें तो बात चलने वाली नहीं है। मैं तो इसलिए कहा, इसका उदाहरण मुझे इसलिए देना पड़ा माननीय मंत्री जी, आप इसको अन्यथा मत लीजिए। अगर 50 एएनएम चक्रोता और चक्रोता विधानसभा में कम थी तो स्वास्थ्य सेवाएं का हाल क्या होगा? अब आप कहेंगे साहब आपने नहीं भेजी, मैंने भेजी थी। अरे तो आप भी तो अब दूसरे टर्म में है, तो अब याद आई आपको 50 एएनएम भेजने की। जब हम सदन के अंदर बात करें तो ये नहीं मान्य अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ये कहें कि हम ये कर दिया, अभी कहेंगे मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में कि हमने इतने इंटर कॉलेज बना दिए, हमने इतने हाई स्कूल बना दिए, सब बना दिया आपने, इतने डिग्री कॉलेज खोल दिए, ये सब बना दिया आपने, पर लेकिन शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था तो नहीं है। क्या मैं पुनः दोहराऊं इस बात को कि भाई प्रदेश में जो राज्य के इंटर कॉलेज हैं बालक और बालिकाओं के, उसमें जो है 1108 पद रिक्त हैं, और आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। राज्य के हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के जो है 801 पद रिक्त हैं, प्रवक्ता के जो है 4745 पद रिक्त हैं, सहायक अध्यापक एलटी के जो है 3055 पद रिक्त हैं। हम कहें ना इस बात को, और हम कहें तो माननीय मंत्री जी ये उत्तर दें